Hello to all, welcome back to the channel. Anamika this side and again we'll discuss short summary of class 11th NCERT Indian Constitution at Work. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एज आई सेड दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्टैटिक पार्ट. आपको जो टर्म और चीजें होती है ना पॉलिटी से रिलेटेड समझने के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. Before I get started, again I would say if you haven't subscribed Unacademy Plus, then do it. Use the referral code RANK10 to get the discount of 10%. Top educators will help you in preparing for your examination. कोई भी exam हो, they'll help you out. And subscribe this channel also. Hit the bell icon to get the regular updates from here. And यहाँ पे आप environment and ecology and इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे कोर्सेज अभी यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हो. पॉलिटी का भी डीडी बासु का कोर्स यहाँ पे चल रहा है, आप उसको समझ सकते हो पॉलिटी को. यहाँ पे ये पॉलिटी की बुक कंप्लीट होने के बाद अगर आप और कुछ चाहते हो, किसी और बुक की समरी चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है. या कोई भी कोर्स आप चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, दिस चैनल विल कंसीडर इट, और उसके बाद वो आपके लिए लाया जाएगा. कोई भी डाउट है आपके, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है. ओके, एज फार एज लाइव जाने की बात है, डेफिनेटली आई एम इनटू इट. मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्द मैं लाइव आके यहाँ पे क्लासेस लूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने डिस्कस कर लिया ये सारे चैप्टर्स. कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे जरूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी. इलेक्शन, इलेक्शन कमिश्नर, हाउ इलेक्शन कमीशन वर्क्स, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, दीज एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड. पार्लियामेंट के 3 एग्जीक्यूटिव जो इम्पोर्टेंट पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वी हैव डिस्कस्ड. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल्स, रोल ऑफ जजेस, ये सारी चीजें, टेन्योर, ऑफिस, एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा. ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आपके लिए, जुडिशरी. फिर हमने डिस्कस किया फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट. फेडरलिज्म हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बात होती है हमारी कंट्री में, यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरीके से एक अच्छा संबंध बना के रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है. फिर हमने अमेंडमेंट एक्ट को देखा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, एवरीथिंग. फिर शेड्यूल 11 में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से जो पार्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, किस तरीके से जो नया पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, आर्टिकल कौन कौन से हैं जो इससे डील करते हैं, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं यहाँ पे. अब ये लास्ट का जो 2 चैप्टर है आज हम डिस्कस करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कहने का मतलब बस इतना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हो. क्या ये स्टैटिक है या फिर अमेंडमेंट है? तो अमेंडमेंट है तो कैसे होता है अमेंडमेंट, प्रोसीजर क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें. और लास्ट का जो चैप्टर है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा एथिक्स वाले पार्ट के लिए काम आएगा, आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जहां पे लगेगा कि जीएस पेपर 4 थोड़ा सा कंसर्न है. लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. अब लिविंग डॉक्यूमेंट जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट हम एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. ऐसी क्या चीजें हैं जो लिविंग डॉक्यूमेंट होने में कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्प करती है. एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है या फिर उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, पहले क्या था अब क्या है. तो अगर ये स्टैटिक नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्यों पड़ती है. एज यू नो कि चेंजेस आर द रूल ऑफ नेचर. तो ऑब्वियसली किसी भी चीज को लाने के बाद इट्स ऑब्वियस कि आप उसको चेंज जरूरत के हिसाब से करोगे. हमारी आदतें बदलती हैं, हमारी जरूरतें बदलती हैं. उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है डेमोक्रेसी के लिए अगर काम करता है, तो डेमोक्रेसी में जब जब जो जो जरूरत पड़ेगी उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे. सो हमारे जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया उन्होंने ना कि एक फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी जो ये काम करती है उसके लिए. और ये जो गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी है वो किस तरीके से काम करती है, जब जब सोसाइटी को किसी चेंज की जरूरत होती है. अब यहाँ पे
चेंज अगर सोसाइटी को जरूरत होगी तो क्या होगा, चेंज तो आप तभी कर सकते हो ना जब वो ऑल्टरेबल होगा डॉक्यूमेंट। अनऑल्टरेबल होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए इसको ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट रखा गया। 3 चीजों में आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करो कि ये एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा रिजिड भी है और ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट है। ये 3 चीजें जो है ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट डिफाइन कर देते हैं। अब कैसे, वो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। अब मान लिया पॉलिटिकल प्रैक्टिस और जुडिशियल रूलिंग यहाँ पे हो रही है, जुडिशरी इसमें इंटरप्रेट कर रही है, तो इंटरप्रिटेशन तो तभी होगा ना जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अगर रिजिडिटी होगी तो कोई भी वहां पे इंटरप्रिटेशन तो होगा नहीं, लेकिन जुडिशरी यहाँ पे इंटरप्रेट करती है तो ये एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडिंग पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, आर्टिकल 368 के अंदर। अब अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो है, जो आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, उसमें 2-3 चीजें लिखी गई हैं। आप एडिशन कर सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो, या फिर रिपील कर सकते हो द एग्जिस्टिंग वन को। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। आपको पता है कि अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इम्प्लीमेंट होना कब से स्टार्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को। बहुत सारे चीजों के साथ मोर देन 55 years आफ्टर दिस ऑल्सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंक्शन करता है एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑपरेट्स, अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी के लिए ये बात करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्या ये पता था कि बाद में जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एक ऑल्टर करने की, या फिर ये सारी चीजों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लिविंग डॉक्यूमेंट का दर्जा आखिर कैसे मिला। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है जो मॉडिफिकेशन की नेसेसिटी है, जैसे जैसे चेंज होता जाएगा सोसाइटी में जरूरतें पड़ती जाएंगे उस हिसाब से चेंजेस आते रहेंगे। तो इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चेंज कर दोगे। चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी रखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बैलेंस स्ट्राइक किया था। बैलेंस स्ट्राइक कैसे किया, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी, रिजिडिटी भी दी, तो दोनों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, एक बैलेंस बना रहा। फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंज एंड रिजिड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंज। तो कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजिली चेंज्ड या फिर मॉडिफाइड, तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो क्या होगा, कोई भी चीज तुरंत चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए ये टू फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लिल फ्लेक्सिबल। और उसके बाद रिजिडिटी, कि अगर कोई भी चेंज करने की जरूरत आई, कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत आई तो वो डिफिकल्टी आएगी, तो क्या हुआ, रिजिडिटी। तो इसको हम कहेंगे टू रिजिड भी नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो ये है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर है उसको कंबाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो बात आती है कि प्रोविजंस क्या क्या रखे गए, कि कौन सी चीजें टेम्पररी होंगी, कौन सी चीजें परमानेंट होंगी, राइट्स क्या हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या क्या चीजों को संज्ञान में लेते हुए ये चीजें बनाई थी। तो इन चीजों को कंसीडर करते हुए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज रखे गए, डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशन किए गए। तो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता कैसे है, हाउ डू वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट लाना है ना, तो एक ब्रॉड सपोर्ट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में, जो भी एमपीज हैं उनके बीच में, तभी जाके ये अमेंडमेंट आ सकता है। जो भी फेवर में बात कर रहे हैं अमेंडमेंट बिल के, उनकी जो संख्या है वो कम से कम हाफ होनी चाहिए। हाफ किसकी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के, एक हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है लोकसभा या राज्यसभा की, उसका हाफ कम से कम इस बिल के, इस अमेंडमेंट बिल के फेवर में होना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है, जो सपोर्टर्स होते हैं अमेंडमेंट बिल के, वो कम से कम 2/3 होने चाहिए हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। ये मतलब अगर आप कह रहे हो कि अगर टोटल मेंबर 545 हैं लोकसभा में, तो इसके आधे कम से कम इसके सपोर्ट में होने चाहिए, और उसके 545 के 2/3 कम से कम
उस टाइम मौजूद होने चाहिए वोट करने के लिए जब अमेंडमेंट बिल पास हो रहा हो। दोज हु आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन वोटिंग, उस समय इसका 2/3 होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ, ये तो है, लेकिन एक और बात होती है कि दोनों हाउसेस से ये बिल, अमेंडमेंट बिल सेपरेटली पास होना चाहिए, अलग अलग ढंग से पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है कि दो, अगर डेडलॉक अराइज हुआ, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, तो आके हम ज्वाइंट सेशन कर लेंगे, नहीं, अमेंडमेंट बिल के लिए ये नहीं है। तो अगर लोकसभा ने पास किया है तो राज्यसभा को भी मर्जी से पास करना है, तो ही जाके ये अमेंडमेंट बिल पास हो पाएगा। अब एक लोकसभा के अगर अमेंडमेंट पास करनी है, 545 मेंबर्स हैं, तो सपोर्ट में इसके 273 मेंबर्स होने चाहिए, और अगर 300 मेंबर प्रेजेंट हैं वोटिंग के टाइम में, तो अगर उस समय 300 अगर प्रेजेंट है तो अमेंडमेंट बिल को कम से कम 273 की तो वोटिंग चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ देम, ठीक है, 300 में से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, तो ये बिल पास फिर नहीं हो पाएगा। तो दोनों हाउसेस को सेपरेटली यहाँ पे बिल पास करना पड़ता है। अब दूसरी चीज है, 3 बातें होती हैं यहाँ पे, और कोई भी अमेंडमेंट बिल एक तरह की तो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ द हाउसेस सेपरेटली, दोनों हाउसेस सेपरेटली इसको पास करेंगे। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी भी होगी और हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट भी इसके लिए रेटिफाई करेंगे, आर्टिकल 368 में ये बात कही गई है। तो अगर स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होती है, तब जाके हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर का यहाँ पे लिया जाता है, संज्ञान में लिया जाता है उनको, कि उनकी रैटिफिकेशन जरूरी है यहाँ पे। अब इस बात को समझिएगा कि रैटिफिकेशन बाय स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो किसी आर्टिकल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के लिए स्पेशल जो मेजोरिटी है वो सफिशिएंट नहीं होती है। जब अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन के लिए काम कर रहा होता है तो वहां पे बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि हमने फेडरलिज्म के बारे में बात करी थी पिछले सेशन में, और जो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो। तो यहाँ पे ये नेसेसरी होता है कि स्टेट को भी कंसल्ट किया जाए, स्टेट भी अपना कंसेंट दें कि वो क्या चाहते हैं। दैट इज वाई द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, और उसको बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि स्टेट को भी कंसीडर किया जाए। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है पावर ऑफ स्टेट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब मर्सी पे वो टिका रहे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए इंश्योर किया है कि लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट हैज टू पास द अमेंडमेंट बिल बिफोर द अमेंडमेंट कम्स इनटू द इफेक्ट, मतलब जब वो बिल पास होके एक्ट मतलब बन जाता है पूरा। तो इस तरीके से ये प्रोविजन दिया गया है। तो यहाँ पे एक जो प्रोसीजर होता है किस तरीके से काम करता है, और अमेंडमेंट क्या, मतलब एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों अभी तक में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म इसको लेके होते हैं कि आखिर इतने सारे अमेंडमेंट क्यों होने लगे, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्लेक्सिबल है या फिर टू रिजिड था, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि अमेंडमेंट बहुत सारे आने शुरू हो गए। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था तो यहाँ पे ये कहा गया था कि उसने ओवरराइड किया है रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, जो केशव नंदा भारती केस था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से है। और 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने प्रियम्बल में चेंज लाया था टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 53 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसने चेंज लाया था। अब बात होती है कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो एक दो चीजें और जान लीजिए कि ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। Beside the special majority in the parliament, no outside agency like a constitution commission or a separate body is required for amending the constitution. पार्लियामेंट के अलावा कोई भी अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर सकता है, और ये प्रेसिडेंट के असेंट के पास जब जाता है तो प्रेसिडेंट को इसको सहमति देनी होती है, क्योंकि वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट को इतनी पावर तो नहीं है ना कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि उसमें अमेंडमेंट बिल को दोनों सदनों से पास होना चाहिए, और ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो हैं वो ही फाइनल डिसीजन लेंगे अमेंडमेंट के चीजों को लेकर।
तो ये सारी चीजें जो हैं वो बात करती हैं कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरलिज्म के लिए भी बात करता है, रिजिडिटी के लिए भी बात करता है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बात करता है। अब कुछ चीजें और जानिए कि पार्लियामेंट के पास जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर नहीं है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन और ये सब कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ज्वाइंट सेशन के लिए भी बात नहीं करता। अगर दोनों हाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी अमेंडमेंट बिल को लेके, तो ज्वाइंट सेशन नहीं लाया जा सकता। और इसको अमेंडमेंट बिल को मतलब लाने के पहले एक अप्रूवल प्रेसिडेंट से नहीं लेना पड़ता। तो ये थोड़ा सा रिजिडिटी हुई ना इसकी। और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इनिशिएट कर सकता है अमेंडमेंट बिल को, लेकिन कोई भी प्राइवेट मेंबर इसको इनिशिएट नहीं कर सकता है। और उसके बाद दोनों हाउसेस से ये सेपरेटली पास होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट के लिए बात इसलिए करता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को भी एक दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अब पहली कैटेगरी जो है इसको थोड़ा सा समझिएगा कि सिंपल मेजोरिटी और ये सारी चीजें जो है कि सिंपल मेजोरिटी कैसे है और स्पेशल मेजोरिटी कैसे है। तो आपको मैं बता दूं कि सिंपल मेजोरिटी में बस इतना होता है कि जो मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, जब प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है उसके पहले ये मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट और वोटिंग बस सिंपल मेजोरिटी में होने चाहिए दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें क्या होता है कि अमेंडमेंट जो है वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस एज वेल एज 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे कि मैंने आपको पिछले ये में बताया कि अगर 300 मेंबर हैं तो उसमें 273 को कम से कम वहां पे प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए। 2/3 ऑफ द मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए वोटिंग के टाइम में, तो ही। इस तरीके से थर्ड कैटेगरी में होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय द स्टेट, क्योंकि यहाँ पे 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर का है जो है सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि फेडरलिज्म को भी यहाँ पे संज्ञान में लेना पड़ता है। उसके बाद किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो इनिशिएट करे अमेंडमेंट। ये सिर्फ इनिशिएशन कहाँ होगा? पार्लियामेंट में होगा। वो बस एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं पार्लियामेंट को, चाहे उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के लिए क्रिएशन करना है या अबॉलिशन करना है, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर सकते अमेंडमेंट बिल को। और मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज होता है पार्लियामेंट के द्वारा, और वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर का काम नहीं होता है। तो इसके बारे में आप क्रिटिक्स नहीं कर सकते कि ये फेडरलिज्म को नहीं ले रहा है संज्ञान में। ठीक है, क्योंकि वहां पे रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट के लिए तो बात की गई है ना। ये सारी चीजें हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई भी टर्म मेंशन नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है। ये किस में कहा गया था? किस केस में? केशव नंदा भारती केस में ये चीज लाई गई थी, ये जजमेंट लाई गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता। और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ चीजों को लिमिट सेट करता है पार्लियामेंट के पावर पे, कि वो अमेंडमेंट अगर कर रहे हैं, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं, तो उस पे कुछ लिमिट लगाई जाएगी पार्लियामेंट के पावर पे। और दूसरी क्या है चीज, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है किसी एक पार्ट में या ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसकी लिमिटेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन यहाँ पे पार्लियामेंट के पावर पे सेट की गई है। उसके बाद यहाँ पे जुडिशरी को यहाँ पे ये अलाउ किया जाता है कि फाइनल अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये डिसाइड कौन करेगी? जुडिशरी हमारी करेगी। जुडिशरी इज द फाइनल अथॉरिटी हु डिसाइड वेदर द अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये किसमें कहा गया था? केशव नंदा भारती केस में। अब आपको मैंने बताया कि किस तरीके से केशव नंदा भारती केस जो 1973 में आई थी, वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नॉट टू टच के लिए कहा गया था। अब आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे और आप पढ़ सकते हो कि देयर इज नो मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जुडिशरी ही फाइनली डिसाइड करती है कि ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को के लाइन को ब्रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जो बात होती है कि किस तरीके से और चीजें आप डिफाइन कर सकते हो, तो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल सीट्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं कि जुडिशरी ने टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया है इन चीजों में, ठीक है। उसके बाद तो रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर। ओबीसीज के लिए क्रीमी लेयर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरप्रेट किया था। तो ये सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता रहता है, और जुडिशरी ने कंट्रीब्यूट किया था टू एन इनफॉर्मल अमेंडमेंट बाय इंटरप्रेटिंग वेरियस प्रोविजंस कंसर्निंग राइट टू एजुकेशन के लिए, राइट टू लाइफ के लिए, लिबर्टी के लिए, राइट टू फॉर्म एंड मैनेज मिनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे जुडिशरी ने लाया ना, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट फॉर अस, जो हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही थी इंटरनेट और ये सब के जरिए, तो राइट टू प्राइवेसी को लाया जुडिशरी ने इंटरप्रेट करके, उसमें अमेंडमेंट ला के और बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए अमेंडमेंट लाया जा सकता है, और जुडिशरी ही फाइनल अथॉरिटी होती है इसको डिसाइड करने के लिए। दिस वाज इट। जब आपको ये बात समझ में आ गई आर्टिकल 368 क्या है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाता है, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं अब, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब क्या हो सकता है? बस एक एथिकल चीजों के लिए हम इस पे बात करेंगे। दिस डायग्राम इज इनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉज है, और इसको चलो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लॉज हैं तो ये जो लॉज हैं लीगल या पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए सिर्फ बात नहीं करते, ये मोरल वैल्यूज के लिए भी बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज हैं, और लॉज जो हैं वो लीगल भी बात करते हैं, लीगल फिलॉसफी के लिए भी, पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए, और मोरल और एथिकल वैल्यूज के लिए भी बात करते हैं। वहां पे एक कनेक्शन भी है मोरल वैल्यूज और लॉज के बीच में, ठीक है। ये दोनों के बीच में आप एक कनेक्शन जरूर देखोगे। इट मीन्स व्हाट कि डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के लिए मोरल वैल्यू जरूरी है, जो कि लॉ के द्वारा लाए जाते हैं। तो ये तीन चीजों में एक ट्रायंगल आप देख सकते हो बन सकता है, ठीक है। मोरल वैल्यूज को डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी में लाने के लिए कैसे लाया जाता है? लॉज के द्वारा, ठीक है, ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सोर्स बन सके डेमोक्रेटिक एडेप्टेशन का। अब आगे देखिए कि जो ये डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी है, ये किन किन चीजों के लिए बात करता है, कैसे इसको इंश्योर करता है? फ्रीडम देके, इक्वालिटी देके, सोशल जस्टिस देके, और नेशनल यूनिटी देके। तो इसके संदर्भ में बात ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो फीचर्स क्या क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉलरेंट है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, फेडरल है, कम्युनिटी वैल्यूज के लिए ओपन है, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज के लिए बात करता है, रिलीजियस ग्रुप के लिए बात करता है, और जो मतलब अनप्रिविलेज सोसाइटी है उनके लिए भी बात करता है। इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोबैनिटी और एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी जो है वो ओरिजिनल फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसने मोरल कमिटमेंट दिया गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि जो बहुत सारे प्रोमिसेस हमारी गवर्नमेंट करती है या फिर किया था हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम में, जब लोगों ने उसमें भाग लिया था, तो उसको वो इंश्योर कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी की जब बात करते हैं हम, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स है हमारा डेमोक्रेटिक अडेप्टेशन के लिए, जहां पे एक अटेम्प्ट लिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो इंडियन सोसाइटी को एक वैल्यूज के साथ सेटअप करेंगे। तो इसमें फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि सिंबलाइज करते हैं इंडिया को एज अ टॉलरेंट, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर, फेडरल और ये सारी चीजों को जो डिफाइन करते हैं, तो जो आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिफरेंट है हमारे इंडिया में रादर देन द वेस्टर्न ग्रुप, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सोशल जस्टिस जो है वो डिफरेंट है वेस्टर्न आइडियाज से। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक अटेम्प्ट लिया था कि वो जो कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का और सोशल जस्टिस का, उन दोनों के बीच में एक लिंक बनाया जाए,
उन दोनों के बीच में एक लिंक रहेगा, तो ही जाके रियल टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो लॉज और मोरल वैल्यूज के लिए बात करता है, दोनों के बीच में एक कड़ी जुड़ी रहेगी। सेकुलर, जब यह बात ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड एडेड नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था 1976 में जो हुआ था। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, जो कि सिटीजन्स को कहता है कि जो भी अगर आप 18 साल से ज्यादा की एज के हो तो आप वोट कर सकते हो। फेडरलिज्म के बारे में हमारी बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिवीजन ऑफ पावर्स जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके लिए है रेस्पॉन्सिबल। देर आर सम प्रैक्टिकल अचीवमेंट ऑल्सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है कि उससे क्या होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल जो डेलिबरेशन होती है, जो स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिफ्लेक्ट करता है, उसको बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन किया था। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बात करती है फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी के बारे में, तो यहाँ पे बात ये भी आती है कि एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं इस फिलॉसफी को फुलफिल करने के लिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोशल जस्टिस। इसको डिस्कस करते हैं कि सोशल जस्टिस जो है एक क्लासिकल जो लिबरलिज्म होता है वो ऑलवेज प्रिविलेज्ड, मतलब प्रिविलेज करता है किसको, इंडिविजुअल्स के राइट को, राइट टू फ्री, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट को, और उसके बाद फंडामेंटल राइट को ये प्रिविलेज करता है, और जो हमारे डिमांड होते हैं सोशल जस्टिस के, कम्युनिटी वैल्यू के, उससे ज्यादा ये हमारे राइट्स के लिए बात करता है। तो जो हमारे लिबरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफर करता है दो सेंस में। सबसे पहला तो ये कि हमेशा इसे हम सोशल जस्टिस से लिंक करते हैं। हमें जितने भी लिबरलिज्म की चीजें बताई गई हैं उसमें सोशल जस्टिस से हम इसे लिंक करना नहीं भूलते। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको ये पता था कि अगर इन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को हम थोड़ा सा लिबरलिज्म देते हैं तो वो हमारे सोशल जस्टिस को इंश्योर करेगा, ना कि किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो या फिर कुछ भी हो। क्योंकि जस्ट राइट टू इक्वालिटी देना काफी ज्यादा इनफ नहीं था। जो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो मतलब कई सालों से, 1000 सालों से जो इनके ऊपर जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए सिर्फ हम राइट टू इक्वालिटी देके सोशल जस्टिस को इंश्योर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, रिजर्वेशन दिया इन्हें। लेकिन उससे किसी हमारे या किसी अपर कास्ट के लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग जस्ट टू इंश्योर द सोशल जस्टिस, लिबरलिज्म लाके, लिबरल करके इसे। अब दूसरा ये है कि जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो लिए गए थे, वो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लिए गए थे। उन्होंने बहुत सारे मेजर्स दिए ताकि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनके इंटरेस्ट को मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके। उनको अगर प्रोटेक्शन की बात आती है तो लेजिस्लेचर में भी उनको सीट मिलना चाहिए, थोड़ी सी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर जॉब में भी इनके सीटें थोड़ी रिजर्व होनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने सोशल जस्टिस को इंश्योर किया। अब है कि रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड मेजोरिटी राइट्स, ये इसके लिए भी बात करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और डिप्राइव्ड ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे ये भी इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे ये जो अनप्रिविलेज सोसाइटी है वो काफी टाइम से इन चीजों को झेल रही है। तो उसके लिए थोड़ी सी अगर हम माइनॉरिटी राइट्स दे देते हैं या डाइवर्सिटी होने के साथ साथ थोड़ा सा हम इंश्योर कर देते हैं इन चीजों को, तो ये इंस्टीट्यूशन जो बनाए जाते हैं, इनके जो राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उनको पैसा दे देती है, थोड़ा सा मनी उनको दे देती है, तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाता। ये प्रोविजन ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो रिलीजन को एज अ प्राइवेट मैटर नहीं देख रहा है, वो रिलीजन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। वो बात किसके बारे में कर रहा है, लोगों के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, जो माइनॉरिटीज के अंदर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या अनप्रिविलेज सेक्शन के अंदर जो लोग हैं ना, उनके बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, ना कि किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहा है। वो पैसे देके, फंड देके किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी सफर्ड हो चुके हैं। फिर सेकुलरिज्म के बारे में बात होती है, तो सेकुलरिज्म जो है वो भी इनिशियली मेंशन नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले इसको इनिशियली मेंशन जरूर नहीं करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से हमारा सेकुलर था, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कास्ट, क्रीड, सोसाइटी, रिलीजन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इस रिलीजियस फ्रीडम को, किसी भी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट जो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। बट उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार हेल्प नहीं करेगी कि आपको अपनी चीजें कार्यकारिणी कैसे चलानी है। हाँ, सरकार बस इतना कहेगी उनको कि हम बस इंश्योर कर सकते हैं कि आपका रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप बनाइए, बट वी विल नॉट हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग दिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बात आती है कि प्रोटेक्शन तो होती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम की, लेकिन वहां पे रिलीजन को प्रोटेक्शन नहीं देती है सरकार, इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई थी। अब है राइट्स टू रिलीजियस ग्रुप, इसके बारे में भी बात होती है, रिलीजियस ग्रुप्स के राइट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये होता है कि राइट टू एस्टैब्लिश और मेंटेन करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। अब ये सारी जो है ना राइट टू रिलीजन के जो आर्टिकल है मैं उनको डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब आपको कमेंट बॉक्स में कम से कम ये आप आंसर कीजिए कि ये किस किस आर्टिकल के बारे में मैंने बात करी है। राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या फिर जो भी बेस जो रिलीजियस ग्रुप्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं या सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली राइट टू रिलीजन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डील करते हैं। ठीक है, ओके। अगर नहीं मन है रिप्लाई करने का तो कोई बात नहीं, पढ़ जरूर लीजिएगा अपने लिए। तो राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए और कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए इंश्योर किया गया है। इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लिए इंश्योर किया गया है, किसी रिलीजन के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, एक थिन लाइन है, लेकिन है जरूर, उसको ध्यान में रखना है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब स्टेट का जो पावर है यहाँ पे इंटरवीन करने का, वो ये है कि स्टेट सिंपली मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता है किसी भी रिलीजियस अफेयर्स में, किसी की भी कम्युनिटी के। उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटी को वो हेल्प नहीं दे सकते, और या फिर उनको कुछ एड नहीं दे सकते, कुछ फंड ऐसे नहीं दे सकते। एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर देना है तो सबको दीजिए, नहीं तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदुत्व हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, या फिर किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को ग्रो करने से भी वो नहीं रोक सकते। उनकी फ्रीडम और इक्वालिटी का उनको ध्यान रखना होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन पे लिमिटेशन भी सेट करती है। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि क्रिटिसिज्म होता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि पहला कि ये अनवाइडली है, अनवाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा कि ये दैट इज अनरिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब यूनिक नहीं है, बराबर का नहीं है। थर्ड, दैट इज इट इज एलियन टू आवर कंडीशंस। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक चीज के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उन्होंने इन चीजों को काफी बारीकी से समझा, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई जा रही थी ना, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, इंडिया के लोग होने चाहिए, उनको राइट है कि वो फ्रेम करें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बाहर के कोई इंटरफेयर के बिना भारत के लोग ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। और ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं होगा, लोगों की बॉडी नहीं होगी या फिर एक लॉयर्स की गैदरिंग ये नहीं होगी, यहाँ पे एक नेशन के बारे में बात होगी। पूरे नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम इक्वालिटी और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ये सारी चीजें करेंगे। तो ये क्रिटिसिज्म जो है दैट इज वाइडली, ये जो कहा जाता है अनवाइडली है, ये इसलिए कहा जाता है कि ये एक अजम्पशन है कि एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री मस्ट बी फाउंड ऑन अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, ये कहा जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लेकिन सही नहीं है, क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज में भी यहाँ पे कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बात करते हैं। वो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट को नहीं अप्लाई कर सकता। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ लाया गया है। ठीक है। सेकेंड क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी कैसे
फॉर्म की गई थी, एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से फॉर्म की गई थी। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जब एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से बात की गई थी और मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये रखा गया था कि वी हैव टू इवॉल्व एज अ वन कम्युनिटी, तो यहाँ पे फिर ये कैसे आप कह सकते हो कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वहां के इंडिया के लोगों ने ही मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बात करी थी। थर्ड इज इट इज एलियन टू आवर कंडीशन, ये इसलिए कहा जाता है कि हमने बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं बहुत सारी कंट्रीज से बोरो किए हैं, आपको पता है, यूएस से, यूएसएसआर से और जर्मनी से और बहुत सारी कंट्रीज से हमने बोरो किया। तो ये कहा जाता है कि जब हमने दूसरे कंट्रीज से बोरो किया तो ये तो एलियन हो गया ना, हमारे कल्चरल जो चीजें हैं वो कहाँ रह गई, हमने तो दूसरी कंट्रीज से बोरो किया। तो ये क्रिटिसिज्म हमेशा बहुत लोगों द्वारा कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये बात की गई थी कि अगर हम दूसरे ये से बोरो कर रहे हैं तो फिर ये हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, ये तो एलियन हो गया। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं, लेकिन इनको डिफाइन भी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करता है ना, कि वी हैव बोरोड फ्रॉम द बेस्ट टू मेक इट इवन बेटर। कहीं की चीज कुछ अच्छी है तो वहां से लेने में हमें कोई बुराई नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू का टाइम था या इस टाइप का, उस समय ऑपोजिशन भी जब रहती थी तो वो जब कुछ बात कहते थे ना तो वो हंस के उनके बातों का स्वागत करते थे। ऐसा नहीं कि फिर वहां पे वो सदन में हंगामा मचाना और ये सारी चीजें नहीं होती थी। वहां पे ऑपोजिशन एक मेन लीड रोल प्ले करता था रियल सेंस में, कि अगर ऑपोजिशन कुछ अच्छी बात कह रही है तो फिर मेजोरिटी जो पार्टी होती थी, रूलिंग पार्टी, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो यहाँ पे भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिटेशन ऑलरेडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ये एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी के लिए बात करता है, तो कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ये अगर अमेंडमेंट के लिए बात करता है तो रिजिडिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे ऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट ये है, तो यहाँ पे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये जेंडर के जस्टिस के लिए या फिर किसी कोई भी फैमिली या नेशन के लिए ये बात करता है। और उसके बाद ये भी कि एक डेवलपिंग कंट्री है ये हमारी कंट्री या नहीं, ये बहुत ही एक क्लियर आइडिया नहीं है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो एक डीपीएसपी में जो लिखा गया है वो हमारे इंटीग्रल फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट का, दैट मेड एन इंटीग्रल फीचर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, जो डीपीएसपी हमारी बात करती है। तो वहां पे भी लिमिटेशन रखे गए हैं, तो इस लिमिटेशन के साथ ये क्रिटिसिज्म अगर है तो ठीक है, लेकिन हमें बस समझना यहाँ पे यही था कि एथिकल वैल्यूज क्या क्या है, लीगल, पॉलिटिकल, मोरल फीचर्स क्या क्या है, फ्रीडम, इक्वालिटी और नेशनल यूनिटी, ये सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब कर दी आपको। और समझ में आपको आ गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशव नंदा भारती केस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका हाफ, और उसके बाद सॉरी वो सिंपल मेजोरिटी हो गई। स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबर्स तो होंगे ही, जितने प्रेजेंट हैं मेंबर्स उसका 2/3, और रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट के साथ स्पेशल मेजोरिटी के साथ हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस तरीके से ये होता है। जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी डेडलॉक अगर अराइज होने का यहाँ पे चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों हाउसेस को ये अमेंडमेंट बिल सेपरेटली पास करने होते हैं, राइट। आई होप यू गॉट इट। और ये चैप्टर अब यहीं पे एंड होता है, ये कोर्स पूरा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई विल बी ग्लैड टू आंसर दैट। और ऐसे ही किसी और बुक की आप समरी चाहते हो तो वो भी आप टाइप करिए, विल टेक इट कंसीडर, ओके। It's me Anamika signing off. I hope you liked this summary. If you liked it, then share with your friends and do not forget to subscribe the channel. Take care guys. Have a nice time. Bye bye.